जहां एक तरफ मॉर्गन स्टैनले ने भारत की बड़ी बात कही है पीएम गति शक्ति स्कीम को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्या छीन लिया है चाइना का एयरपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ना चारों तरफ एक अलग लेवल के विकास की तरफ बढ़ रहा है। यूपी में नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की तैयारी है। जनरेशनल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का अनुभव रखने वाली कंपनी का यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर 2800 करोड़ रुपए के निवेश का इरादा है। उत्तर प्रदेश में जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी एक विशाल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को तैयार है। विदेशों में कई जगह इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का अनुभव रखने वाली कंपनी का यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर 2800 करोड़ रुपए के निवेश का इरादा है। कंपनी पश्चिमी यूपी में इसके लिए कम से कम 1500 एकड़ से ज्यादा की जमीन चाहती है। ये पार्क इस तरह से तैयार होगा कि जब कोई भी कंपनी या निवेशक यहाँ उद्योग लगाना चाहे तो उसे सारी आधुनिक जरूरी व्यवस्थाएं और सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो। यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के आधुनिकतम तकनीक से लैस हो ये पार्क। इसमें स्मार्ट सिटी, डिजिटल रणनीति, नवाचार और फोकस होगा। चीन, थाईलैंड और फिलीपींस में भी इस तरह के पार्क काम कर रहे हैं। हाल ही में यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त के अनुसार कहा जा रहा है कि भारत जापान निवेश प्रोत्साहन सहभागिता के आधार पर इस पार्क का निर्माण होगा। प्रस्तावित पार्क में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, एरोस्पेस, रक्षा और फार्मा सेक्टर की कंपनियां यहां पर निवेश करेगी। यहां जापानी कंपनी मरुबेनी कॉरपोरेशन असल में 500 से ज्यादा कंपनियों का समूह है। इसे जापानी सरकार, जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एनर्जी, जापानी एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से वित्तीय सहायता मिलती है। ये कंपनी कर्नाटक के कोलार जिले में इसी तरह का इंडस्ट्रियल पार्क परियोजना पर काम कर रही है। मुंबई में पहले से ही रियल एस्टेट सेक्टर में स्थानीय पार्टनर के साथ काम चल रहा है। यूपी में इस तरीके से एक बड़ा प्रोसेस चल रहा है। ऐसा कई सारा प्रोसेस अब भारत लगा रहा है। पर इस बीच मॉर्गन स्टैनले ने पीएम मोदी के पीएम गति शक्ति स्कीम को लेकर कहा है कि ये जो भारत का स्कीम है ना, ये स्कीम भारत को चाइना से आगे ले जाएगा। कहा जा रहा है भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 10 सालों में काफी तेजी से आगे ले गया है। हायर इन्वेस्टमेंट और इसे और भी ज्यादा प्रोडक्टिव भारत बनाना चाहता है। किसी भी देश के लिए सबसे बेहद जरूरी होती है कि आप अपने यातायात, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत रखो। और कहा जा रहा है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपने जीडीपी का 6.5% तक कर सकता है 2029 तक। और उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ 5 सालों में करीब 1.45 ट्रिलियन डॉलर तक खर्च कर सकता है ताकि चीजों को बदला जा सके। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के रिकॉर्ड के अनुसार इंडियन पोर्ट्स अब बहुत ज्यादा हावी होते हुए दिख रहे हैं। इंडियन पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम 0.9 दिन का है, जो कि अमेरिका का 1.5 दिन, ऑस्ट्रेलिया का 1.7 दिन, सिंगापुर का 1 दिन इनकी तुलना में ज्यादा बेहतर है। पीएम मोदी ने हाल ही में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2021 में लॉन्च किया था, जिसमें 16 मिनिस्ट्री को इसके अंतर्गत लाया गया था। रेलवे, हाईवे और भी कई चीजों को लाया गया था। ऐसा माना जा रहा है मॉर्गन स्टैनले के इस रिपोर्ट के अनुसार कि पीएम मोदी के गति शक्ति स्कीम जो इस वक्त 101 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, करीब 60,900 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। और भारत ने कई सारे और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर लाइन अप करके रखे हैं, जिसमें सागरमाला प्रोग्राम भी है। 220 ऐसे प्रोजेक्ट हैं। और इन प्रोजेक्ट को लेकर मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि जिस तरीके से चाइना
आगे बढ़ा, वैसे ही भारत भी इस सेक्टर में काफी तेजी से आगे निकल जाएगा। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार क्या भारत लेकर उड़ रहा है चाइना के पोर्ट को। नेपाल के 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन भारतीय कंपनी को मिल सकता है। नेपाली अधिकारी भारतीय अरबपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी इंटरप्राइज के शीर्ष अधिकारियों के साथ हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं। स्पुतनिक इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट में नेपाली सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अदानी इंटरप्राइजेज के सहायक कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी नेपाली एजेंसी के निमंत्रण पर काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये जो बैठकें हो रही हैं ये जनवरी से ही हो रही हैं, जब भारतीय उद्योगपति और समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने भारत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान नेपाल के वित्त मंत्री राम शरण महत के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान अदानी ने नेपाल के हवाई अड्डे और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने में रुचि जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाली अधिकारियों ने हवाई अड्डे के संचालन के प्रबंधन के लिए बोली में हिस्सा लेने के लिए भारतीय कंपनी को पेशकश की है। हालांकि अडानी इंटरप्राइजेज ने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। समूह अभी भी हवाई अड्डों के संचालन की व्यवहारिकता का आकलन कर रही है। नेपाल ने जिन 3 हवाई अड्डों को तीसरी कंपनी को आउटसोर्स करने का फैसला किया है उसमें चीन द्वारा वित्त पोषित और चीनी कंपनी द्वारा निर्मित पोखरा गौतम बुद्ध हवाई अड्डा भी है। इस हवाई अड्डे के लिए दिए गए कर्ज की वसूली में चीनी बैंकों पर लूट के आरोप लगे हैं। आरोप है कि चीन ने पहले से निर्धारित दरों को बाद में बदल दिया है। इसके अलावा 2 अन्य गौतम बुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। नेपाल सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब हवाई अड्डे के संचालन में घाटा उठा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि केवल काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही वर्तमान में लाभ में चल रहा है। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध एयरपोर्ट का निर्माण चीन के नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया। वहीं पिछले साल जनवरी में उद्घाटन के लिए पोखरा एयरपोर्ट के लिए चीन के निर्यात आयात बैंक ने 21.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मदद से किया गया। इसे चीनी कंपनी CMC इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बनाया है। पोखरा हवाई अड्डा नेपाल में चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के तहत निर्मित योजना बताई जाती है। चीन के भारी कर्ज से बने एयरपोर्ट अब नेपाल के लिए सफेद हाथी शामिल हो रहे हैं। उधर कर्ज वसूली में चीन का खेल भी नेपाल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसे में नेपाल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसका हवाई अड्डा पोखरा चल पाए। हालांकि पोखरा ने भारत से वायु सीमा कथित तौर पर मांगी थी जो भारत ने अभी तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे पोखरा एयरपोर्ट पूरी तरीके से बर्बाद वाली स्थिति में ही है। अब भारतीय कंपनी ने फिलहाल के लिए तो इस चीज को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, पर माना जा रहा है कि पोखरा पोर्ट को लेकर और इन तीनों एयरपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है भारत का ये कंपनी। पर जिस तरीके से ये घाटे में है, ये जो सौदा होगा ये सौदा होने वाला है बहुत ही ज्यादा सस्ते में। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।